खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है ग्राउंड रिपोर्टर्स के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, और वो भी ग्राउंड जीरो से। देखिए आज की बड़ी खबरों की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कई सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ममता बनर्जी का ये बयान उत्तर प्रदेश के सियासी लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ी और वो ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। 2022 में विधानसभा के चुनाव में ललितेश पति त्रिपाठी, जाहिर सी बात है कि मिर्ज़ापुर जो उनकी परंपरागत सीट रही है, वहां से न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि तृणमूल कांग्रेस कुछ और सीटों को भी समाजवादी पार्टी से लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट जाएगी। चूँकि ललितेश पति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार कमलापति त्रिपाठी के परपोते हैं, साथ ही ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा है। इस लिहाज से ये समीकरण और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन में कितनी सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस अपने पैर पसार रही है, उसकी निगाह सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 पर नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी 2024 की तैयारी कर रही हैं, जब वो पीके की रणनीति के अनुसार प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने होंगी। अयोध्या में हर वर्ष जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से दीपोत्सव को जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाया गया है। अयोध्या में जो दिवाली है, दिवाली के पर्व को बहुत, और उसी के मद्देनजर आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो टारगेट है अयोध्या में, वो लगभग 5 लाख से ऊपर दीप जलाने का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गौमय दीप है वो गोबर से बना हुआ, इसके अलावा जो है वो पॉल्यूशन फ्री होगा पूरा, ताकि वो पानी में अभी अगर सरजू नदी में प्रवाहित किए जाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संकल्प दिया था। और इसके साथ साथ जो है वो पूरा जो है जो दीपोत्सव हो वो अलग तरीके से 31 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, जहां पर कि वो पूरा वहां का निरीक्षण करेंगे। और 3 तारीख को जो है ये भव्य आयोजन जो है दीपोत्सव का होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से इसको बाकायदे एक हरी झंडी दिखाकर एक गाड़ी को रवाना किया, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब दीप जो है वो वहाँ उसमें रखे हुए थे। कुल मिला के देखा जाए तो इस बार का दीपोत्सव जो है वो एक भव्य भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि 2022 चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के अंतिम जो है यहाँ पर इस कार्यकाल के अंतिम साल का ये दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को लेकर तैयारी की जा रही है। इस वक्त राम की पैड़ी पर यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो है भगवान श्री राम के आगमन को लेकर तैयारी की गई है। यहाँ पर उनके जो है एक राजमहल बनाया जा रहा है, जहाँ पर भगवान की आरती पूजा किया जाएगा। उसके बाद पीछे हमारी जो राम की पैड़ी की जो घाट है, इस घाट पर लगभग 9 लाख दीप जलाए जाएंगे। और जो अवध विश्वविद्यालय के जो लोगों का जो मानना है, जिस प्रकार से उनका लक्ष्य है लगभग 7.5 लाख दीपों से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है, इसलिए 9 लाख दीप इस स्थान पर जलाए जाएंगे। साथ ही तरह तरह के जो है लाइटिंग प्रोग्राम का भी आयोजन यहाँ से किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कारीगरों को उतारा गया है। लगभग पूरे राम की पैड़ी को सजाया जा रहा है। शोभा यात्रा निकाले जाने की जो तैयारी है, हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। देखिए किस प्रकार से लगभग 11 रथों को तैयार किया जा रहा है। रामायण के अलग अलग प्रसंगों पर 11 रथों को सजाया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। और इस 1 तारीख को इसका ट्रायल भी किया जाएगा। और लगभग जिस प्रकार से जो यहाँ पर दीपोत्सव की जो तैयारी की गई है, इसके साथ ही जो है जो समाज को संदेश देने वाला जो प्रसंगों को जो तैयार किया जा रहा है, भयमुक्त समाज हो या महिलाओं के संरक्षण को लेकर तमाम रथों के माध्यम से इन सभी योजनाओं का बखान भी इन रथों के माध्यम से जो है समाज को एक संदेश देने का कार्य किया जाएगा। और इसको लेकर पूरी तैयारी है। 3 तारीख को दीपोत्सव के दौरान जो है साकेत महाविद्यालय से इस यात्रा को निकाली जाएगा, जो कि रामकथा पार्क पर इस यात्रा का समापन होगा, जहां भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा।
लगातार उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर अब वाराणसी के घाटों पर भी देखा जा सकता है। इस समय आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद घाट पर मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर लगभग कहा जाए तो 2 दिनों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 5 से 7 फीट जो है ये बढ़ चुका है। इसमें कहा जाए शाम में होने वाली दैनिक महाआरती का स्थान जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है। आप सामने ये देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे शाम को गंगा आरती होती थी और ये स्थान पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पे लगातार जो है जल पुलिस जो है चक्रवात कर रही है और लोगों को ये कह रही है कि गहरे पानी में ना जाएं और जो है गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसमें लोग और यहाँ तक कि नाविक को भी ये कहा जा रहा है कि वो सेफ्टी जैकेट पहन करके ही लोगों को जो है में घुमाएं और खुद को भी जैकेट पहने। तस्वीरों में दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीओ भी मौजूद हैं और जो यहाँ गंगा घाट पे सुबह में आए हैं और लोगों को लगातार नाव से भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो गंगा में ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं। और ये तस्वीरें जो है वाराणसी के गंगा घाटों की है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो गंगा का जलस्तर लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है ऐसे में कहा जाए तो आने वाले 2 दिनों में कुछ एक जल को कम होने की भी संभावना बताई गई है। ये गाजीपुर बॉर्डर है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपने जो बैरिकेड थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। यहाँ पर जो कई लेयर की बैरिकेडिंग थी वो अब यहाँ पर नज़र नहीं आती है। जो बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉकेट थे उन्हें हटा दिया गया है। बस थोड़ा सा ये यहाँ पर कुछ ब्लॉकेट्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, इन्हें भी जल्दी यहाँ से हटा लिया जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से बात करें तो इस सड़क को पूरी तरह से खोल दिया गया है। ये बैरिकेड जस्ट सिक्योरिटी चेकअप के लिए जो नॉर्मल बैरिकेड रहते हैं वही बैरिकेड यहाँ पर हैं। अगर दूसरी तरफ सर्विस लेन की भी बात करेंगे तो यहाँ पर सर्विस लेन को भी पूरी तरह से जो बड़े हैवी ब्लॉकेट थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं सर्विस लेन की तरफ से भी। यानी जो बात लगातार हो रही थी कि रास्ता किसने बंद किया है तो उसमें यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ये रास्ता अपनी तरफ से अब खोल दिया। आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क खाली है लेकिन आगे अभी भी किसान संगठन का जो मंच है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो पुलिस फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनकी पिकेट अभी भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। अब देखना ये होगा कि जो किसान संगठन है जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये जो रास्ता है सरकार ने बंद किया है, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है, अब वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रास्ता भले ही खुल गया हो, भले ही बैरिकेड खुल गए हों, लेकिन अभी भी आम जनता, आम लोग इस रास्ते पर सफ़र नहीं कर सकते, इस हाईवे पर सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ठीक आगे अभी भी किसान संगठनों के जो टेंट हैं, जो तंबू हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप ठीक सामने देख सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो किसान संगठनों का मुख्य मंच है वो बीच सड़क पर मौजूद है। जो टेंट हैं, जो तंबू हैं, वो अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं और इसलिए इस रास्ते को तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक ये टेंट और ये तंबू यहाँ से हटते नहीं हैं। अभी भी जो सर्विस लेन है उस पर भी कई किलोमीटर आगे तक, 3-4 किलोमीटर पीछे तक ये इस तरह के टेंट और तंबू किसान संगठनों ने बनाकर रखे हुए हैं। तो ये तभी हटेगा जब यहाँ पर ये हटेगा। आप ठीक सामने ये देख सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बने हुए हैं, सीमेंटेड और जो लोहे की चद्दरें हैं वो डालकर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक सामने जो मुख्य मंच है वो भी आपको सीधा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे बैरिकेड हटाने से या ब्लॉकेड हटाने से अभी कोई फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि ये सारे के सारे टेंट और जो किसान संगठनों का मंच है यहाँ से नहीं हटता, तब तक ये रास्ता बंद ही रहेगा। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा सुनवाई होगी तो अब किसान संगठन क्या कहते हैं। हालांकि उस टाइम राकेश टिकैत ने कहा था कि उन्होंने अपनी तरफ से रास्ता खोल दिया है, लेकिन अब ये जो रास्ता बंद है वो इन्हीं मंच और तंबुओं के कारण बंद है। समाजवादी पार्टी में लगातार अलग अलग पार्टियों से नेताओं का शामिल होना जारी है। इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक और 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। जो विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उसमें बीजेपी के सीतापुर से विधायक राकेश राठौर, श्रावस्ती के बीएसपी से विधायक असलम रायनी, हापुड़ से बीएसपी के विधायक असलम अली चौधरी, प्रयागराज से बीएसपी के विधायक मुजतबा सिद्दीकी, प्रयागराज से ही बीएसपी के विधायक हाकिम लाल बिंद, सीतापुर से बीएसपी के विधायक हरगोविंद भार्गव और जौनपुर से बीएसपी के विधायक सुषमा पटेल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि अब अपना परिवार भाजपा परिवार के बजाय उनका नारा अपना परिवार भागता परिवार हो गया है। समाजवादी पार्टी में 7 सिटिंग विधायकों के शामिल होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाले दिनों में कई मंत्री भी ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो समाजवादी पार्टी में दिखाई देंगे। राजस्थान की 2 विधानसभा सीट वल्लभनगर और धरियाबाद पर
उपचुनाव के आज मतदान हुए हैं। ऐसे में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सेल्फी पॉइंट की भी विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं अगर पार्टियों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही है, लेकिन बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कौन पार्टी जीती है। लेकिन जब परिणाम सामने आएगा तब ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। इस मौके पर सहकारी समितियों को भी डायरेक्ट कंप्यूटरीकृत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की खूब तारीफ की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। गृह मंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया, जिसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जमकर क्लास लगाई। जनसभा में एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। हमारे साथ इस समय डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी हैं। हम बात करते हैं चुनाव आयोग के विशेष सचिव हैं निर्वाचन। जिस तरीके से सर चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे हैं, आयोग किस तरह से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, आयोग की जो तैयारियों के क्रम में हमारे लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण करके स्वस्थ और स्वच्छ पूरी तौर पर समेकित मतदाता सूची बने, इस समय हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ सारी तैयारियां जारी हैं। इसके लिए जो विशेष अभियान शुरू किया गया है उसमें किस तरीके की डेट्स रखी गई हैं, किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें जो भी नया नाम जुड़ने, संशोधन कराने, विलोपन कराने या एक जो पता बदलने, एक विधानसभा क्षेत्र में पता बदलने इत्यादि संबंधी, इसके लिए अलग अलग फार्म भरने, फार्म 6 का, फार्म 7 विलोपन हेतु नया नाम जोड़ने हेतु फार्म 6 या संशोधन या शुद्धि हेतु नाम फार्म 8, तो ये सब भरे जाएंगे और क्लेम ऑब्जेक्शन ली जाएंगी इस दौरान और फिर इनका जो है निस्तारण किया जाएगा। और जब हमारा ड्राफ्ट मतदाता सूची जो 1 नवंबर को प्रकाशित हो रही है, इसके आधार पर होगी और फाइनल मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित होगी। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? ऑनलाइन व्यवस्था जो है इसके लिए यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का लाभ उठा सकें। एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। voterportal.eci.gov.in पर भी जो है आप इस सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की जो वेबसाइट है nvsp.in पर भी आप ऑनलाइन लॉगिन करके अपनी ज़रूरी कागजात जैसे आयु या जन्म के आयु प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र के साथ भर करके जमा कर सकते हैं और इस सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का मतदाता अपने आप को तैयार कर सकता है ताकि वो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में अपनी सहभागिता को विधिवत तरीके से पूरा कर सके।